हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस हमारे चैनल पर कराई जा रही हैं। तो आज की भी इस वीडियो में मैं आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं उनको अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न हमसे पूछा गया है, पयोम चरियू किसकी रचना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अब्दुल रहमान, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है विद्यापति, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्वयंभू और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है चंदबर दाई। ये क्वेश्चन पर स्टार बनाइए। पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पयोम चरियू हमारी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और हमें इससे ये पूछा गया है कि ये किसने लिखी है। तो इसको आपको अगर पेपर में नहीं भी आता है फिर भी आपको याद रखना है कि पयोम चरियू हमारी रचना है स्वयंभू जी की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पयोम चरियू हमारी रचना स्वयंभू जी की है। अब पहले प्रश्न के बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। यह भी प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कवितावली है गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। आपसे पहला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कवितावली की रचना किसने की है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने। और दूसरा प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अवधी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मैथिली और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है बुंदेली। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कवितावली है, एक बात आप याद रखना कि जो हमारी रचनाएं हैं जिनके पीछे बलि लिखा हुआ है, जैसे कवितावली, दोहावली और गीतावली, बहुत सारी जिनके लास्ट में बलि आता हो, वो सभी रचनाएं हमारी ब्रज भाषा में की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने जो कवितावली लिखी है वो हमारी ब्रज भाषा में लिखी गई है, उसकी भाषा हमारी ब्रज भाषा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से, डबल स्टार बनाइए। पहला ऑप्शन हमें दिया गया गुरु के रूप में, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया प्रेमी के रूप में, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सखा के रूप में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया प्रेमिका के रूप में। तो निर्गुण जो शाखा थी उसके अंतर्गत हमारे सूफी और संत दो प्रेमाख्यान थे, जिसमें हमारा सूफी भी आता है। तो इसमें हमें जो काव्य परंपरा थी इसमें आराध्य को किस प्रकार से देखा गया ये पूछा गया है। तो सूफी में हमारा देखा गया था प्रेमिका के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमिका के रूप में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को देखा जाता था। और अगर बात करते हैं हम संत प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की, तो इसमें आपको आराध्य को देखा जाता है संत परंपरा के अंतर्गत प्रेमी के रूप में। तो अगर आपसे संत परंपरा का पूछे तो इसमें देखा जाता है प्रेमी के रूप में। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सूफी प्रेमाख्यान में हमारा प्रेमिका के रूप में और संत प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रेमी के रूप में देखा जाता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने भी स्टार बनाने हैं उतने बना लीजिए। 99% आपके पेपर में आने के चांसेस हैं इस प्रश्न के। पहला ऑप्शन हमें दिया गया सुमित्रानंदन पंत ने कहा, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल ने कहा और चौथा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद ने इस बात को कहा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज्यादा आपके पेपर की दृष्टि से। अब बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न,
रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर रचना है हमारी, इसके रचयिता कौन है? ये भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अभिनव गुप्त, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दंडी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पंडित जगन्नाथ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है आचार्य विश्वनाथ। तो बात करते हैं रस गंगाधर रचना की, तो इसके रचयिता हैं हमारे पंडित जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो रस गंगाधर रचना है वो पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा रचित है। इसके बाद हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमें दिया गया है सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया सिद्ध साहित्य, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया रासो काव्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नाथ साहित्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जैन काव्य। तो सबसे पहले बात करते हैं सरहपा की। तो हिंदी के पहले कवि हमारे सरहपा ही माने जाते हैं और इनका जो पहले जो हमारे दोहे होते हैं, तो दोहे की जो संरचना थी वो इनकी रचनाओं के अंतर्गत ही मिली है। जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, सबसे पहले जो दोहे की संरचना मिली है वो सरहपा जी की ही रचनाओं में मिली हैं और इनका संबंध सिद्ध साहित्य से था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारे सरहपा जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे संबंधित जितनी भी जानकारी आपको मिल सके उतनी जानकारी आपको एकत्रित करके जाना है पेपर में, क्योंकि इनसे प्रश्न आने का 100% पेपर में चांस है कि सरहपा जी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं हम सातवें प्रश्न की। समय देवता की किस कवि की कविता है? यानी कि समय देवता जो कविता है वो हमारी किस कवि ने लिखी है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया माखन लाल चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया नरेश मेहता। तो समय देवता बहुत ही अच्छी कविता है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए और ये लिखी थी हमारी नरेश मेहता जी ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नरेश मेहता जी की समय देवता बहुत ही अच्छी कविता है। अब बात करते हैं हम आठवें प्रश्न की। निम्न में से अष्टछाप कवि कौन नहीं है? तो ये अष्टछाप से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अष्टछाप से संबंधित प्रश्न आपसे या तो पूछ सकता है कि अष्टछाप में कौन से कवि आते हैं या फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन से कवि नहीं आते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मलूक दास, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया सूरदास, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है परमानंद दास और चौथा ऑप्शन हमें दिया है कुंभन दास। तो बात करते हैं अष्टछाप कवि की, तो कुंभन दास हमारे अष्टछाप में है, परमानंद दास भी हमारे अष्टछाप कवि में से हैं, सूरदास भी हमारे अष्टछाप कवि में आते हैं, किंतु मलूक दास ये हमारे अष्टछाप कवि में नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो अष्टछाप कवि हमारे अष्टछाप में नहीं आते हैं वो हैं हमारे मलूक दास। इसके बाद बात करते हैं हम नौवें प्रश्न की। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अंबिका प्रसाद गुप्त, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है जगदीश गुप्त, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है काशी प्रसाद जायसवाल। तो बात करते हैं इंदु पत्रिका के संपादक की। तो इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है हमारा अंबिका प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और इंदु पत्रिका से संबंधित प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। या तो उसका प्रकाशन वर्ष पूछेगा, संपादक का नाम पूछेगा, किसने प्रकाशित करी ये पूछेगा, कौन सी पत्रिका है ये भी पूछ सकता है। तो अब बात करते हैं हम आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न की। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के पहले लेखक तो आपसे बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हिंदी की पहली लेखिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बंग महिला, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया सत्यवती,
तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया चंद्र किरण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया चंद्रकांता। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है हमारा बंग महिला। ऑप्शन नंबर ए 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बंग महिला जो हमारी हिंदी की पहली कहानी लेखिका रही हैं। ये थे आज की वीडियो के हमारे 10 प्रश्न। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि कोई भी वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ही जल्द मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो, जानकारी, उसमें बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।